हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विद वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उत्तम। ये जो हम बात कर रहे हैं ये हमारे इस बुक का दूसरे यूनिट में ये दूसरी क्लास है। दूसरे यूनिट की दूसरी क्लास, और पहली यूनिट में हम 3 क्लास कर चुके हैं और ये दूसरे यूनिट का दूसरी क्लास है, और नहीं तो 5वीं होगी। और अगर वैसे बात करें तो टोटल 5वीं क्लास है ये इस बुक की। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये इतना तो हम चौथे नंबर क्लास में सब इतना देख चुके हैं। उत्तम स्वास्थ्य हेतु 2 प्रकार की स्वच्छता आवश्यक है। एक शारीरिक स्वच्छता, दूसरा वातावरणीय स्वच्छता। तो शारीरिक स्वच्छता की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे शारीरिक स्वच्छता की बात जो हो रही है यहाँ पे त्वचा की स्वच्छता और देखभाल शारीरिक स्वच्छता के अंतर्गत जो आ रहा है वो पहला आ रहा है त्वचा की स्वच्छता। शारीरिक स्वच्छता में जो शारीरिक स्वच्छता हम देख रहे हैं इसमें पहला आ रहा है त्वचा की स्वच्छता और देखभाल। पहले तो त्वचा की स्वच्छता और देखभाल हम इस सब देख चुके हैं। ये हमारा उस यूनिट में उस वाले क्लास में चौथे नंबर क्लास में हो गया है। उसके बाद हम ये भी देख लिए हैं। 4 नंबर क्लास जो हमारी थी ये भी हमारा हो गया उसमें, ये 4 नंबर क्लास में। उसके बाद ये सारा कुछ देखते देखते गर्म पानी से स्नान करने, यहाँ से हम क्वेश्चन भी करवा दिए हैं, थकावट दूर होती है, और इसको रीड भी करा दिए हैं। चौथे नंबर क्लास में है ये। उसके बाद यहाँ पे ऐसे हम आएंगे आगे बढ़ते हुए, तो ये देखिए ये सारा है ऐसे। ये हमारा 5वें नंबर क्लास आज होगी, और ये चौथे नंबर क्लास में हम इसको रीड करवा दिए हैं। चौथे नंबर क्लास में हम रीड करा दिए इसको। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये इसमें दिया है स्नान के प्रकार। तो स्नान के प्रकार पे ही चल रहा था तो क्लास कट हो गई। स्नान के प्रकार ही चल रहा था, ये सब रीड हो गया है। ये यहाँ तक करवाए थे हम उस 4 नंबर की क्लास में। ये हमारा हुआ था। जो स्नान के प्रकार हैं वो 4 हैं। 4 में पहला तो भाप स्नान, तेल स्नान, तीसरा ठंडा स्नान, चौथे नंबर पे गरम स्नान। ये स्नान भी हम देख लिए हैं। अब हम बात करें तो यहाँ पे जो स्नान करने के नियम हैं यही हमारा चल रहा था, ये हो गया था। स्नान करने का नियम भी हो गया था। उसके बाद अब यहाँ पे जो बात आ रही है, यहीं से क्लास कट हुई थी। स्नान करने के बाद सदैव स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। सर्दी के मौसम में बच्चों तथा व्यक्तियों को वृद्ध व्यक्तियों को गर्म पानी से स्नान करना अधिक उचित होता है। ये हम इतना बचा हुआ था, क्लास कट हो गई थी। उसके बाद इस प्रकार के नियमित रूप से स्नान करते रहने से बाह्य अंग तो स्वच्छ होते ही हैं, आंतरिक अंगों पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। आंतरिक अंगों पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। रक्त संचार तेजी से होता है। फेफड़े आदि भी अधिक क्रियाशील हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप व्यक्ति का चेहरा कांतिमय हो जाता है। कांतिमय मतलब चमकदार। और उसके बाद यहाँ पे जो है ये त्वचा की देखभाल हेतु त्वचा की सफाई के साथ साथ संतुलित आहार भी लेना चाहिए, जिसमें सलाद, हरी पत्तेदार सब्जियां तथा फलों का अधिक प्रयोग करना चाहिए। अधिक तले भुने मसालेदार भोजन को नहीं ग्रहण करना चाहिए, इससे त्वचा तैलीय हो जाती है। ये देखिए, जब कोई व्यक्ति अधिक मसालेदार और तला भुना खाएगा ऑयली चीज़ें, तो इससे क्या होगा, त्वचा तैलीय हो जाती है। अधिक तेल जो खाएगा, तेल मसाला, उसकी त्वचा अधिक तैलीय होती है। तो
तो ऐसे में जिसकी जो टॉड स्किन होती है, सूखी त्वचा, रूखी सूखी त्वचा, उनके पास इसकी कमी भी देखी जाती है। फैट और विटामिन ए की कमी भी से भी ये समस्या होती है। कौन सी? टॉड स्किन, त्वचा रूखी सूखी। और अगर जिसके पास अधिकता होगी, जो कोई व्यक्ति फैट और ऑयल की चीज़ें अधिक खाएगा, तेल मसाला अधिक खाएगा, तो उसकी त्वचा तैलीय हो जाती है, ये यहाँ पे है। उसके बाद मलेरिया आदि की रोकथाम है तो मच्छरों से त्वचा को बचाना चाहिए। इसके लिए सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी शारीरिक स्वच्छता चल रही है, तो इसीलिए ये सब बातें यहाँ पे आ रही है। त्वचा की रक्षा के लिए यहाँ पे त्वचा की सफाई चल रही है। त्वचा की सफाई, इसका जो वो था हेडिंग। तो त्वचा की रक्षा के लिए मौसमानुकूल वस्त्र पहनने चाहिए। गर्मी के मौसम में हल्के तथा सूती वस्त्र पहनने चाहिए और सर्दी के मौसम में ऊनी वस्त्र पहनने चाहिए। अधिक कसे या अधिक तंग वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। ये तो था इतना हमारा जो हम देख रहे थे, किससे संबंधित था ये त्वचा की स्वच्छता और देखभाल संबंधित था। त्वचा की स्वच्छता और देखभाल से संबंधित था। इसी में स्नान के प्रकार वगैरह सब हैं। ये हमारा जो है इतना कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे हाथ पैर की स्वच्छता। हाथ पैर की स्वच्छता के बारे में बात करेंगे। हाथ पैर की स्वच्छता दैनिक जीवन के विभिन्न दैनिक जीवन की विभिन्न क्रियाएं हाथ एवं पैरों की सहायता से संपन्न की जाती है। स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से इन्हें साफ रखना बहुत आवश्यक है। हाथ पैर की सफाई से हाथ पैर तो साफ रहते ही हैं, साथ ही रोग के जीवाणु भी इनके माध्यम से शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। हाथ पैरों की सफाई के लिए यह जरूरी है कि शौच क्रिया के बाद हाथों को साबुन से तथा पैरों को पानी से अच्छी तरह धो लेना चाहिए। बाहर से घर में आने पर भी हाथ पैर को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। भोजन पकाने, खाने और परोसने से पूर्व भी हाथ पैर भली प्रकार साफ किए जाने चाहिए। बालकों में भी इस आदत का विकास प्रारंभ से ही किया जाना चाहिए। सभी कार्यों को संपादन मनुष्य अपने हाथों से ही करता है, अतः हाथों को सदैव स्वच्छ एवं साफ रखना चाहिए। भोजन करने से पहले और शौच निवृत्ति के पश्चात व्यक्ति को हाथ मिट्टी या साबुन से विधिवत रूप से साफ कर लेना चाहिए। खाने पीने की वस्तुओं को बिना धुले हाथों से नहीं छूना चाहिए। सिक्के व नोटों को छूने के बाद भी हाथों को धोना चाहिए। हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन का प्रयोग अत्यंत सुविधाजनक होता है। इसके पास साबुन तथा तौलिया भी रहता है, जिससे हाथों को अच्छी प्रकार से पोंछा जा सकता है। पैरों को भी रात को सोते समय रगड़कर धोकर सोना चाहिए। बालों की सफाई आ गया, क्योंकि हमारे शारीरिक स्वच्छता की बात चल रही है। शारीरिक स्वच्छता में सबसे पहले हम देखें त्वचा की स्वच्छता। सबसे पहले त्वचा की स्वच्छता, उसके बाद हाथ पैर की स्वच्छता, तीसरे नंबर पे बालों की सफाई। तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है? बालों की सफाई। बालों की स्थिति व्यक्ति के पोषण और आनुवंशिकता पर निर्भर करती है। बालों की सफाई व्यक्ति के पोषण और आनुवंशिकता पर निर्भर करती है, लेकिन फिर भी बालों को यथेष्ट बनाए रखने हेतु तो बालों की सफाई जरूरी है। बालों की सफाई ना करने से बालों में जुएं पड़ जाती हैं, जो सिर की त्वचा में रोग उत्पन्न करती हैं। बाल व्यक्ति के सौंदर्य को निखारने में बहुत सहायक होते हैं। स्त्रियों के लंबे काले घने बाल बड़े ही आकर्षक लगते हैं, परंतु धूल मिट्टी में कार्य करने से पसीने से बालों में गंदगी इकट्ठी हो जाती है और सिर में जुएं भी हो जाती हैं। उचित देखभाल न होने पर बाल टूटने तथा झड़ने लगते हैं। इसीलिए बालों की सफाई भी अति आवश्यक है। बालों की स्वच्छता के लिए
बालों की स्वच्छता के लिए बालों को धोना आवश्यक है। पुरुषों के बाल छोटे होते हैं तथा स्त्रियों के बाल लंबे होते हैं, अतः उन्हें प्रतिदिन या सप्ताह में कम से कम एक बार अवश्य धो लेना चाहिए। ये क्वेश्चन बना हुआ था कि प्रतिदिन धोना चाहिए, एक महीने में एक बार धोना चाहिए, सप्ताह में एक बार, स्त्रियों के बाल एक बार सप्ताह में धोना चाहिए। ये क्वेश्चन बना हुआ है क्वेश्चन आंसर में। बालों को धोने के लिए जहाँ तक हो साबुन का प्रयोग कम करना चाहिए। साबुन में मिला हुआ कास्टिक सोडा बालों की जड़ों को कमज़ोर व रूखा बनाता है। इसके लिए रीठा, बेसन, मुल्तानी मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। यह बालों को साफ करके उसकी चमक को भी बनाए रखते हैं। यदि साबुन से ही धोना है तो साबुन बढ़िया किस्म का होना चाहिए अथवा शैम्पू का प्रयोग करना चाहिए। बालों की सफाई हेतु नियम पूर्वक बालों में कंघी करनी चाहिए। कंघी अधिक महीन तथा चुभने वाली नहीं होनी चाहिए और परिवार में सभी व्यक्तियों का कंघा अलग अलग होना चाहिए। जाड़े के दिनों में सप्ताह में एक बार और गर्मी के मौसम में सप्ताह में कम से कम 2 बार सिर धोना चाहिए। बालों से तेल की मालिश करना भी आवश्यक लाभदायक रहता है। बालों में तेल की मालिश करना भी बहुत लाभदायक रहता है। तेल मालिश से रक्त परिसंचरण में सुधार होता है, जिससे बालों को उचित पोषण प्राप्त होता है और बाल मजबूत तथा घने होते हैं। बालों की नियमित तथा अच्छी देखभाल से रूसी व जुएं नहीं होते हैं। रूसी सिर की त्वचा में मृत कोशिकाओं के अधिक निकलने के कारण होती हैं। सप्ताह में रूसी सिर की त्वचा में मृत कोशिकाओं के अधिक निकलने के कारण होती हैं। सप्ताह में 2 बार सिर धोने से रूसी कम किया जा सकता है। अब यहाँ पे चौथे नंबर पे नाखून की सफाई, जो हमारे शारीरिक स्वच्छता में जो आ रहा है, त्वचा, हाथ पैर, बाल, नाखून, ये सारे हमारे सबकी स्वच्छता की बात की जा रही है। नाखून की सफाई चौथे नंबर पे। नाखून की सफाई भी हाथों की सफाई के ही अंतर्गत आती है। नाखून में गंदगी भर जाने से भोजन बनाते समय, खाते समय बैक्टीरिया भोजन में प्रवेश कर जाते हैं, अतः नाखून के बढ़ जाने पर उन्हें काटना तथा साफ रखना चाहिए। नाखून द्वारा हम खुजलाते हैं, खुरचते हैं और कई काम धंधों में इनका यथोचित प्रयोग करते हैं, अतः यह स्वाभाविक ही है कि इनके नीचे कई प्रकार के अवांछनीय तत्व जमा हो जाते हैं। रासायनिक पदार्थों के व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों में ऐसे रासायनिक तत्व भी जमा हो जाते हैं जो स्वास्थ्य हेतु हानिकारक होते हैं। नाखूनों के कई फंगस रोग भी हो जाते हैं। अतः इनकी सम्यक सफाई तथा सामयिक कटाई मतलब समय से सफाई और कटाई इनकी आवश्यक हो जाती है। नाखून प्रति सप्ताह 0.5 mm की दर से बढ़ते हैं। जो इनकी बढ़ने की, ये देखिए, बढ़ने की जो वो होती है, बढ़ने का जो होता है वो ये है कि 0.5 mm ये बढ़ते हैं सप्ताह में एक बार। नाखून प्रति सप्ताह 0.5 mm की दर से बढ़ते हैं। अच्छे ब्रश से नाखूनों की यदि प्रतिदिन सफाई नहीं की जाए, विशेषकर भोजन करने के पहले, तो इनमें जमे हानिकारक पदार्थ हमारे पेट में पहुंचकर अनिष्टकारी उपद्रव पैदा करते हैं। नाखून को चबाने की गंदगी आदत का भी यही परिणाम होता है। अब हाथों की सफाई के साथ साथ नाखून की सफाई भी अत्यंत आवश्यक
भी अत्यंत आवश्यक है। आधुनिक फैशन के अनुसार बड़े नाखूनों का प्रचलन अधिक हो गया है, परंतु बड़े नाखून से व्यक्ति को पेचिश तथा अतिसार जैसे रोग उत्पन्न कर देते हैं, क्योंकि लंबे नाखूनों से कई प्रकार के कीटाणु भोजन में प्रविष्ट हो जाते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने नाखूनों को काटकर छोटा रखना चाहिए। स्नान करते समय पतले ब्रश में साबुन लाकर नाखूनों को साफ करने में उसमें भरी हुई गंदगी निकल जाती है तथा वे हाथों की सुंदरता बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। अब यहाँ पे 5वें नंबर पे, ये तो नाखूनों की सफाई थी। अब 5वें नंबर पे मुंह व दांतों की सफाई आ रही है। 5वें नंबर पे मुंह व दांतों की सफाई आ रही है। जो हम बात करें मुंह व दांतों की सफाई, मुंह व दांतों की स्वच्छता या सफाई। मुंह तथा दांतों की सफाई रखना परम आवश्यक है। मुंह के द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है, जो शरीर को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है। अतः स्वास्थ्य के लिए मुंह की स्वच्छता जरूरी माना जाता है। स्वास्थ्य के लिए मुंह की स्वच्छता जरूरी मानी जाती है। मुंह की सफाई के लिए दांतों को 2 बार अच्छी तरह साफ करना चाहिए। एक प्रातःकाल सोकर उठने पर, दूसरा रात्रि सोने के पूर्व। इसके अतिरिक्त दिन में भी प्रत्येक बार भोजन करने के बाद पानी से कुल्ला करके मुंह को भली भांति साफ करना चाहिए। दांत साफ करने हेतु उंगलियां साफ ब्रश एवं गोल सिरे वाले ब्रश का उपयोग करना चाहिए। दांत साफ करते समय ब्रश को ऊपर नीचे तथा गोलाकार घुमाना चाहिए। दांतों की सफाई करते समय अच्छे टूथपेस्ट का प्रयोग करना चाहिए। फ्लोराइड्स युक्त टूथपेस्ट दांतों को फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट दांतों को साफ करने हेतु अधिक अच्छे रहते हैं, क्योंकि ये दांतों की एनेमल को सख्त बनाकर दांतों की सड़न को रोकते हैं। दांतों के साथ साथ जीभ को भी अच्छी तरह साफ करना चाहिए। बच्चों में दांतों की स्वच्छता संबंधी आदत प्रारंभ से ही डालनी चाहिए। दिन भर कुछ भी चबाते रहने व खाने की आदत दांतों के लिए हानिकारक है। इस आदत को त्यागना चाहिए। मीठी व स्टार्चयुक्त वस्तुएं दांतों को खराब करने में सहायक होती हैं। ये देखो, अगर यहाँ से पूछा गया कि दांत को खराब करने में कौन सी वस्तुएं हानिकारक होती हैं, तो मीठी व स्टार्चयुक्त वस्तुएं, क्योंकि स्टार्च जो होता है वो भी उसमें भी शर्करा होती है, और ये हमारे दांतों में चिपकते बहुत है स्टार्चयुक्त चीज़ें। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। मीठी व स्टार्चयुक्त वस्तुएं दांतों को खराब करने में सहायक होती हैं, अतः इनको खाने के पश्चात दांत अच्छी तरह साफ करने चाहिए। बच्चों को भी टॉफ़ी आदि अधिक नहीं खाने देने चाहिए। दांतों के लिए टूथपेस्ट के साथ ही मंजन भी लाभकारी होता है। मसूड़ों की सफाई दंत मंजन के साथ ही हो जाती है, पर समय समय पर सरसों के तेल में थोड़ा सा नमक मिलाकर मल लेने से दांतों में और अधिक मजबूती आ जाती है। विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा मसूड़ों को और अधिक दृढ़ एवं स्वस्थ बनाती है। दांतों की सफाई के समय ही जिह्वा को दातून की फाँकों से या जिह्वा साफ करने वाली विशेष बनी पत्ती से भली प्रकार साफ कर लेना चाहिए। मुंह मसूड़े दांत और जिह्वा की नियमित सफाई और भी अधिक महत्व की है। प्रातः उठते ही हाथ मुंह धोना, कुल्ले करना, ठंडे पानी से आँखों का प्रक्षालन
करना शरीर में ताजगी लाता है तथा सुस्ती दूर करता है। शौचादि से निवृत्त होकर दांतों, मसूड़ों तथा जिह्वा की सम्यक सफाई करना अनिवार्य हो जाता है। दांतों की सफाई हेतु अच्छे दंत ब्रश या दातून का प्रयोग करना हितकर है। ब्रश के साथ कोई भी अच्छा दंत पाउडर अथवा दंत क्रीम प्रयोग करना उचित है। दंत मंजन प्रातः एवं प्रत्येक भोजन के पश्चात कर लेना श्रेयस्कर होता है, जिससे भोजनीय कण दांतों में फंसे रहकर सड़न पैदा ना करें और उन पर कीटाणुओं के प्रभाव से दांतों के इनेमल को क्षति ना पहुँचे। अधिक मीठा खाते रहने और दांतों की सम्यक सफाई न करने से शर्कराओं के कणों में जो दांतों में फंसे रह जाते हैं तो किण्वन उत्पन्न हो जाता है, जिससे दांतों में कोचर पड़ने की आशंका रहती है। कोचर मतलब कीड़ा पड़ने की आशंका रहती है। विटामिन ए व डी की कमी कोचर उत्पत्ति में सहायक होते हैं। विटामिन ए और डी की कमी होती है तो यहाँ पे कोचर उत्पत्ति में सहायता मिलती है। अब यहाँ पे जो है हम बात करेंगे दांतों के रोग की। थोड़ा सा बात कर ले रहे हैं दांतों के रोग जो है, ये कैरीज है, पायरिया है, दांतों में सड़न, देख लें क्योंकि अभी बहुत टाइम है। दांतों के रोग, डेंटल डिजीज, यहाँ पे हम बात करेंगे पहला कैरीज। यह रोग दांतों से संबंधित रोग पहला जो है कैरीज है। यह रोग अधिकतर अत्यंत मीठे पदार्थ और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन खाने से होता है। मुंह में ये सभी पदार्थ सड़ जाते हैं और बैक्टीरिया अपनी क्रिया से एक विशेष प्रकार का एसिड उत्पन्न करता है। ये देखो, एसिड पैदा करता है जो दांतों की सुरक्षा करने वाले इनेमल को नष्ट कर देता है। इसलिए भोजन करने के बाद व्यक्ति को कुल्ला करना तथा दांतों को उंगली से साफ करना दांतों को क्षय से बचाने की सर्वोत्तम विधि है। अब हम बात करेंगे पायरिया की। देखो, जो कैरीज है, कैरीज में क्या है कि जो बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, वो बैक्टीरिया एक प्रकार के विशेष प्रकार के एसिड उत्पन्न करते हैं और वही एसिड जो है हमारे दांतों के इनेमल को नष्ट कर देता है। और अब हम बात करेंगे पायरिया की। पायरिया नंबर 2, पायरिया रोग में मसूड़े सूज जाते हैं और उनमें खून बहने लगते हैं। यदि प्रारंभ में इनका उपचार न किया जाए तो मसूड़े दांतों से अलग हो जाते हैं और मुंह से दुर्गंध आने लगती है। इस रोग में व्यक्ति तत्काल डॉक्टर से सलाह लेकर उचित उपचार करना चाहिए। ये दिया गया दांत और मसूड़ा दिखाया गया है। दांतों में पायरिया का प्रभाव दिखाया गया है। ये देखिए दांत है और ये दांत है, दांतों के बगल ये मसूड़े प्रभावित हुए हैं। दांतों के बगल ये मसूड़े प्रभावित हुए हैं। ये जो है प्रभाव इस पे अब यहाँ पे हम बात करेंगे स्वच्छता की दृष्टि से प्रातःकाल सोकर उठने पर सर्वप्रथम दांतों को मंजन या पेस्ट ब्रश की सहायता से भली भांति साफ करना चाहिए। यदि नीम या बबूल की दातून की जाए तो अधिक उत्तम है। आजकल बाजार के मंजन एवं पेस्ट महंगे होने के कारण उन्हें यदि
प्रयोग में लाना कठिन हो तो घर में ही सस्ते एवं लाभदायक मंजन तैयार किए जा सकते हैं, जैसे अखरोट की छाल, बादाम के छिलके जलाकर अथवा नीम की छाल सुखाकर महीन पीसकर नमक के साथ तैयार करने के अच्छे मंजन प्राप्त हो सकते हैं। मंजन को उंगली से भली भांति दांत तथा मसूड़ों के बाहर व अंदर की ओर लगाना चाहिए। यदि ब्रश से लगाना हो तो मुलायम ब्रश होना चाहिए जिससे मसूड़े न छिलें। मंजन करते समय जीभ की सफाई करनी चाहिए। मंजन करते समय जीभ की सफाई करनी चाहिए। मंजन करने के उपरांत ब्रश व जीभी को भली भांति धोकर हल्के डिटॉल के घोल में डालकर रखना चाहिए। पुनः प्रयोग करने से पूर्व पानी से धोकर काम में लाना चाहिए। अब हम यहाँ पे पायरिया देख लिए और कैरीज की भी बात हुई थी और कैरीज रोग के कारण देखेंगे। कैरीज रोग के कारण क्या होते हैं, किन कारण से कैरीज रोग उत्पन्न होता है। जैसे पहला आ नंबर का कड़े भोजन का अभाव। जो व्यक्ति कड़ा भोजन नहीं करता है इसके कारण भी कैरीज रोग होने की संभावना होती है। और कैरीज रोग होता क्यों है वो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। क्या है कैरीज रोग, इसको देख चुके हैं। अब हम कारण देखेंगे। कड़े भोजन का अभाव। कड़े भोजन के अभाव से भी दांतों में दोष आ जाता है। इनके ना मिलने से जबड़ों और मसूड़ों की आवश्यक कसरत नहीं हो पाती है। इससे उनमें पर्याप्त रक्त प्रवाह नहीं हो पाता। जब दांत हैं, दांत अगर कोई कड़ा चीज़ को नहीं काटेगा, नहीं चबाएगा तो वहाँ पे मसूड़ों की जो व्यायाम है, मसूड़ों का एक्सरसाइज वो नहीं हो पाता है। मसूड़ों अगर व्यायाम नहीं होगा मसूड़ों का तो रक्त प्रवाह नहीं होगा। ये देखिए पर्याप्त रक्त प्रवाह नहीं हो पाता जिससे उनको भोजन के पौष्टिक तत्व नहीं प्राप्त हो पाते हैं। कड़े भोजन में सेब, अमरूद, गाजर, चुकंदर, खरबूजा आदि फल आते हैं। साधारण अस्वस्थता। गर्भावस्था में माता की अस्वस्थता से भी दांत प्रभावित होते हैं। गहरी नींद, व्यायाम, स्वच्छ वायु का सेवन एवं नाक से सांस लेना दांतों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही हितकारी है। 7 नंबर पे पौष्टिक भोजन का अभाव। दांतों की सामान्य रूप से वृद्धि हेतु कैल्शियम, लवण, विटामिन ए और डी तथा फास्फोरस आदि आवश्यक पौष्टिक तत्व होते हैं। इन तत्वों की वृद्धि नर नारी, बच्चे की माता तथा गर्भवती स्त्री हेतु बड़ी आवश्यकता होती है। कैल्शियम के लिए दूध, मक्खन, हरी तरकारी, मछली, अंडा, सलाद आदि का प्रयोग आवश्यक है। विटामिन ए और डी हेतु मछली का तेल अधिक लाभप्रद होता है। आनुवांशिक प्रभाव। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आनुवांशिक प्रभाव। पौष्टिक भोजन के अतिरिक्त दांतों पर वंश परंपरा का भी प्रभाव पड़ता है। माता पिता के अस्वस्थ दांतों तथा कीड़ा लगे दांतों का प्रभाव बच्चों पर भी पड़ता है। तो ये आनुवांशिक भी होता है। आनुवांशिक प्रभाव कौन? कैरीज रोग के कारण जो होते हैं वो कड़े भोजन का अभाव, साधारण अस्वस्थता, पौष्टिक भोजन का अभाव, आनुवांशिक प्रभाव, ये इतने सारे होते हैं। तो यहाँ से इतने जो है हम देख लिए। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके बाद अब दांतों में सड़न से हम आगे दूसरे क्लास में देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहीं पे हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। हमारे दूसरे यूनिट का ये है। और ऐसे ही इकाई 2 का ये हमारी क्लास 2 दूसरी है। इकाई 2 का दूसरा क्लास है, यूनिट 2 का दूसरा क्लास। पर पूरी क्लास अगर हम बात करें तो 5वीं क्लास है, टोटल 5वीं क्लास हमारी। तो फ्रेंड्स ऐसे ही इस बुक को हम कंप्लीट करा देंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।